हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि जिस बुक के क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे वो है हमारा BESE 142 और बुक का नाम है हमारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अच्छे से इसे लेकर पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, इसमें हमारा टोटल 4 ब्लॉक दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जो कि हमारा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ लाइफ लर्निंग। यानी कि सबसे पहले आपको ये जो लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। देन आपको स्कोप यानी कि इसके दायरे कौन कौन से हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर के थ्रू हम समझते हैं। तो थोड़ा सा चीज़ मैं आपको समझा दूं कि ये जो हमारा लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे पूरे आजीवन चलती रहती है। हम हर पल कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे हम रास्ते पर जाए या फिर हम घर में रहे या फिर हम कोई भी प्लेस पे घूमने जाए, तो हम हर पल कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम छोटों से सीखते हैं, हम लोग बड़े लोगों से सीखते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती और सीखने की ना कोई उम्र होती है ना। हमें जब लगे तब हम सीख सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम आंसर के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन इसमें ऐड करना है। तो इंट्रोडक्शन में आप ऐड कर सकते हैं जो कि अभी मैंने बताया कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा मिलता है और ये रुकता नहीं है। आप डिफरेंट टाइप के नॉलेज सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, जैसे कि कोई डांस में सीखता है, कोई बोलने में सीखता है, कोई बिजनेस में सीखता है, कोई खेल में सीखता है। तो इस तरह के बहुत सारे नॉलेज हम पूरी लाइफ सीखते हैं। एटीट्यूड हमारा चेंज होता है। हम डिफरेंट टाइप के वैल्यू को ऐड करते हैं अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ से हम सीखते हैं। और यह हमारी संस्कृति को हमारी बहुत एरिया में यह डिफरेंट टाइप से इंक्रीज़ करता है, उसे बढ़ाता है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ये फॉर्मल होती है, ये इनफॉर्मल होती है और ये नॉन फॉर्मल भी होती है। यानी कि हम स्कूली पढ़ाई करते हैं जिसको हम लोग फॉर्मल बोलते हैं। देन हम इनफॉर्मल लर्निंग करते हैं। इनफॉर्मल लर्निंग का मतलब होता है कि आप कभी भी सीख सकते हैं, इसकी कोई उम्र नहीं होती है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है, ये आप कभी भी सीख सकते हैं। पर जो इनफॉर्मल होते हैं वो हमें एक तरह से खुद को हम इम्प्रूव करने के लिए सीखते हैं। जैसे कि बहुत तरह के हम ऑडियो बुक सुनते हैं जो कि हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, और वो किस लेवल तक, किस डीपली लेवल तक करते हैं वो हम भी नहीं बता सकते। तो ये सब स्कूली पढ़ाई नहीं होती है, जो कि अभी के समय में बिजनेस की पढ़ाई होती है। हम मनी मैनेजमेंट सीखते हैं, हम अपने लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं, हम स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप के एरिया में खुद को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे लाइफ में ऑलवेज चलती रहती है और ये नॉन स्टॉप होती है। यानी कि इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम लिमिटेड नहीं है। ये आप हमेशा सीखते हैं और हमेशा आप बढ़ते हैं। यानी कि हम हमेशा जो है देखते हैं हमसे कोई और ज़्यादा तेज़ होता है तो हम उससे सीखते हैं। देन ये जो प्रोसेस है ना वो ऑलवेज चलता है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि लाइफ लर्निंग जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपल में अगर हम बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है और ये हमें डिफरेंट टाइप के एरिया में तो इम्प्रूव करता है और साथ में दुनिया को देखने का हमारा जो नज़रिया है ना वो अलग करता है। यानी कि हम डिफरेंट चीज़ों को सीखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है ना दुनिया को देखने का, चीज़ों को देखने का जो हमारा तरीका होता है वो बहुत डेवलप होता है। एक अलग ही लेवल का हम चीज़ों को सोचते हैं। ये स्किल को तो डेवलप करता है, ये नॉलेज को भी डेवलप करता है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। और साथ में ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को करता है, साथ में प्रोफेशनल, यानी कि हमारे रिलेशन को भी अच्छा करता है और साथ में हमारे काम से हमारा जो संबंध है, हम अगर बिजनेसमैन है या फिर हम कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें भी ये हमें नॉलेज देता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि लोग ऑफिस जाते हैं या कहीं भी वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वो हमेशा दूसरों से सीखते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको बोले कि मुझे हर चीज़ आती है, ऐसा नहीं है। हम हर पल किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं
और ऐसे ही करके हमारा ग्रोथ होता है। सम टाइम हम डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज सीखते हैं, साथ में हम अपने हॉबीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, हम टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान लेते हैं। कोई कोर्स के थ्रू हम कॉलेज से निकलने के बाद भी अगर हम कुछ सीखते हैं तो हम कोर्स को ज्वाइन करते हैं। हम डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और चीज़ों को सीखते हैं और ख़ुद को इम्प्रूव करते हैं, तब जाके हम खुद को एक अच्छा इंसान बनाते हैं। क्योंकि स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो लिमिटेड होती है। अब जो चीज़ें हम लोगों ने सीखा और जाना तो उसी का हम लोग एक एक पॉइंट करके समझते हैं थोड़ा डीपली, जैसे कि इसमें कौन कौन से स्कोप है, यानी कि हम किस किस रूप में और कौन कौन से एरिया में हम चीज़ों को हमेशा डेवलप करते हैं। जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट। तो पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपने निजी जीवन में चीज़ों को फुलफिलमेंट करते हैं, यानी कि हम चीज़ों को सीखते हैं और एक तरह से खुद को इम्प्रूव करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि वो डिफरेंट टाइप के लोगों से मिले, उनसे कांटेक्ट करे और उनसे बातचीत करे। इससे उनके अंदर ना एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी आती है, एक तरह से उनके अंदर एक डिफरेंट टाइप का पर्सपेक्टिव आता है कि दूसरे किस तरह से सोचते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को सोच सकते हैं। देन वो अपना पर्सपेक्टिव उसमें ऐड करते हैं। और ये भी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा बनाती है, हमें एक तरह से और ज़्यादा क्रिएटिव बनाती है और हम बहुत ज़्यादा एक तरह से चीज़ों को समझते हैं। तो ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को और डेवलप करते हैं डिफरेंट चीज़ों को सोच के। अब आप ही सोचिए ना, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और सिर्फ आप अपनी ही राय देंगे तो वहाँ पर चीज़ें नहीं बनेगी। और वहाँ पर सबका अगर हम ओपिनियन पूछते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट टाइप के लोगों का जो राय है, जो ओपिनियन है, वो जानना चाहिए और इससे हमारा जो चीज़ें हैं सोचने का वो भी चेंज होती है। हम डिफरेंट टाइप के आइडिया को और एक्सप्लोर करते हैं। अब हम आगे आते हैं तो अगला जो इसका दायरा है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि अगर बिजनेस करते हैं आप या कहीं जॉब करते हैं या कोई भी फील्ड में आप अगर अपना काम सेटअप किए हैं तो वहाँ पर आपको चीज़ों को हमेशा सीखना पड़ता है। यानी कि अगर आप सोचेंगे कि मैं इतना सीख लिया और ये मेरे लिए इनफ है तो ये सही नहीं है, फिर आप स्टॉप हो जाएंगे और आपका जो एक तरह से वर्क है वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। आप खुद को और निखार नहीं पाएंगे। तो कोई भी आप काम करते हो उसमें आपको और चीज़ों को एक तरह से सर्च करना, उसको सीखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने आप को स्टॉप कभी नहीं करते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो। वो अगर बिज़नेस के फील्ड में है तो वो डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं कि वो लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो हम उसमें नया क्या कर सकते हैं। यानी कि वो नई टेक्निक को हमेशा सर्च करते हैं और अपने प्रोफेशनल वर्क को डेवलप करते हैं। तो ये भी एरिया जो है, ये भी इसमें हमारा डेवलपमेंट ऑलवेज़ होता है। अगला जो हमारा दायरा है वो है सोशल इंगेजमेंट, यानी कि सामाजिक एक तरह से मेल मिलाव या फिर अपने आप को निखारना। तो हर इंसान बस घर तक खुद को लिमिटेड नहीं रख सकता है, उससे अगर समाज में चलना है तो समाज के तौर तरीके भी हमें सीखने पड़ते हैं। लोगों से हमें एंगेज करना पड़ता है खुद को और एक अच्छे लेवल पे ले जाके सामाजिक चीज़ों में भी हमें इन्वॉल्व खुद को होना पड़ता है, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं तो हमें सबको लेकर चलना है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। जैसे अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं तो आपको बोलने का तरीका, किस समय में आपको अपनी बात रखनी है, ये सारे स्किल हमें सीखने को मिलते हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कल्चर हो गया, अवेयरनेस जो है, ये सारी चीज़ों का हमें अवेयरनेस मिलता है अगर हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो। यानी कि आपको एक तरह से सामाजिक जो चीज़ें हैं उसमें भी आपको खुद को निखारना है, यानी कि सोशल कनेक्शन भी आपको अच्छा रखना है। तो ये सब चीज़ें हम जब बाहर निकलेंगे तभी हमें नॉलेज होगी, अदरवाइज़ हम नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि हम जितना लोगों से मिलते हैं हमें और ज़्यादा चीज़ें जानने को, सीखने को मिलती है। अब अगले पॉइंट में आपको ऐड करना है वो है हमारा एडेबिलिटी एंड रिजोल्यूशन, यानी कि अनुकूलनशीलता और एक तरह से लचीलापन। यानी कि अभी के समय में आप देख सकते हैं हमारा जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जिस तरह से अभी टेक्निकल चीज़ें आ रही है और हमें अगर हम सही से खुद को उसमें नहीं ढाले
तो फिर हमारा जीवन जो है एक तरह से अभी के माहौल से नहीं कनेक्ट हो पाएगा। तो अगर हम नई चीज़ों को सीखते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लचीले हो जाते हैं, हम चीज़ों को सीख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है हम अभी के सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और हम बहुत ही पिछड़े हुए रह जाएंगे। यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घर में अगर दादाजी हो या फिर जो बुज़ुर्ग होते हैं जो कि एक तरह से उतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनसे बच्चे जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो है अपने आप को एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से जनरेशन का गैप उन्हें लगता है कि वो अभी के जनरेशन से उतना कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते जो है वो बहुत अकेला फील करते हैं। उनको लगता है कि ये जो माहौल है वो मेरे लिए नहीं है। तो हमें खुद को एक तरह लचीलापन बनाना चाहिए कि हम किसी भी माहौल में खुद को एडजस्ट कर सके और उस चीज़ को खुद के अंदर अडॉप्ट कर सके। तो इसके लिए आपको खुद को हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा, नई चीज़ों को, नए स्किल को हमेशा सीखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसकी समरी में आप उसी पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। हम डिफरेंट टाइप के एरिया में चीज़ों को सीखते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 2 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इनका जो सिस्टम है ना उसके बीच में क्या अंतर है, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी मैंने आपको ऊपर थोड़ा बहुत समझाया कि फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, उसी को हम यहाँ पर थोड़ा डीपली एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट हम एक्सप्लोर करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, यानी कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो देखिए, फॉर्मल एजुकेशन जो होती है ये ऐसा एक तरह से सिस्टमेटिक एजुकेशन होता है जो कि लिमिटेड होता है, यानी कि इसमें आपको टाइम पीरियड दी जाती है और एक तरह से समय बंधा होता है कि आपको कितना देर एजुकेशन लेनी है, कितने समय तक लेनी है, प्लेस ले और इसका प्लेस फिक्स होता है, यानी कि उसी प्लेस पे जाके आप ये एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे कि एक तरह से स्कूली इसमें एजुकेशन आती है, कॉलेज का एजुकेशन या और यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपका जो सिलेबस है वो बंधा होता है कि कितना आपको पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, इसका एक अलग ही शेड्यूल बना होता है और ये शेड्यूल जो है वो टीचर के थ्रू बना होता है और एक तरह से जो एजुकेटर मिनिस्टर होते हैं ना उनके थ्रू बना होता है। तो इसमें आपको हर चीज़ें लिमिटेड होती है, प्लेस फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है और एक तरह से मनी वगैरह ऑल चीज़ इसमें फिक्स होता है। तो ये जो एजुकेशन होती है उसे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। अब हम आगे आते हैं तो फॉर्मल जो एजुकेशन है इसके यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं जिसे आप ऐड कर सकते हैं। तो पहला जो इसका फीचर दिया गया है स्ट्रक्चर क्यूरिकुलम, यानी कि इसमें आपका पढ़ाई का जो है स्ट्रक्चर बंधा हुआ होता है। इसमें आपको सिलेबस दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई होता है, यानी कि एक सिलेबस का डिज़ाइन पहले से जो एजुकेटर लोग होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनके थ्रू बनाया जाता है और उसी को आपको पढ़ाया जाता है। उससे एक्स्ट्रा आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल के जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें चीज़ें लिमिटेड होती है, उतनी ही हमको पढ़नी पड़ती है, उससे एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें इसमें फिक्स होती है। अगला जो इसका दिया गया है फीचर जो कि है एक्रेडिशन, यानी कि मान्यता। और हमें जब स्कूली पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमें सर्टिफिकेट दी जाती है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है या फिर कोई डिग्री का हमें एक तरह से पर्चा जो है वो थमा दिया जाता है कि हमारा ये जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो गया है, हम इसके लिए एलिजिबल है। तो इस तरह के हमें सर्टिफिकेट इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला जो है वो है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है एक तरह से इसमें आपको जो है रेगुलर आना पड़ेगा, क्लास अटेंड करना पड़ता है, देन आपको बहुत सारी चीज़ों को मानना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है और इसमें जो भी सिस्टम है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपका जो ये सर्टिफिकेट है आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगला जो की फीचर्स है वो है टीचर लेड,
यानी कि इसमें जो टीचर जो एक तरह से जो आपका पाठ्यक्रम, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको डिज़ाइन किया जाता है ऐसे टीचरों के द्वारा जो कि एक तरह से वेल एजुकेटेड हो, जिनके पास काफ़ी नॉलेज होती है, तो वो अपने तरीके को आपको ऐड करते हैं। उसी तरीके से आपको अपनी स्टडी को करना पड़ता है। अगला जो है एक तरह से एज स्पेसिफिक होता है, यानी कि इस तरह के एग्ज़ाम में आपके लिए एक तरह से एज का लिमिटेशन होता है कि एज के अकॉर्डिंग जो है क्लास में आपको रखा जाता है। या तो इसमें एज का भी लिमिटेशन होता है। आप कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं, कहीं आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एज देखा जाता है, उसके रिगार्ड आपको पोजीशन दी जाती है। ओके, तो आई होप आप समझ गए कि फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम क्या है और इसका की पॉइंट क्या है। अब हम आगे आते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो देखिए, इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ऊपर बात किया है कि जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो डिज़ाइन होता है, उसका टाइम पीरियड होता है, हर चीज़ें उसमें बंधी हुई होती है। पर ये जो एजुकेशन है ना, ये इसका पूरा ऑपोजिट है, पूरा उल्टा है। इसमें एक तरह से कोई एज का लिमिटेशन नहीं होता है और ना ही कोई आपको इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर दिया जाता है कि आपको इतने दिन में इतना करना है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, यानी कि बहुत ही लचीला। ये आप कभी भी सीख सकते हैं, कोई भी उम्र में सीख सकते हैं। ये जो होते हैं स्पेशली लोग अपने बिजनेस में डेवलप करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, और एक तरह से ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसे प्रोवाइड करती है, जहाँ पर लोग सीखते हैं और डिफरेंट वैरायटी की चीज़ों को हम सीखते हैं। जैसे कि हम अपने वर्क प्लेस में डिफरेंट टाइप की एरिया में हम सीखते हैं। इसके लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक तरह से आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तभी आपको ये नॉलेज है। बहुत ही बड़ा एरिया होता है, यानी कि इसमें आपको कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है कि आपको 1 साल में सीखना है, तो 10 साल में सीखना है, तो 6 महीने में सीखना है। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना जल्दी सीखते हैं। अब हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन के की फीचर्स को समझ लेते हैं। तो इसका फर्स्ट जो की फीचर्स है, फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि सिंपल में इसका जो स्टडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके अकॉर्डिंग होता है। आप जितना जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, आप कभी भी सीख सकते हैं और एकदम अच्छे से आपके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर को दिया जाता है जो कि लर्नर को नीड होती है। इसमें कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये है तो यही करना पड़ेगा। दूसरा जो है जो कि है डाइवर्स सेटिंग, यानी कि इसमें एक तरह से जो एजुकेशन दी जाती है उसका कोई एक तरह से कॉलेज या स्कूल फिक्स नहीं होता है। ये डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में दी जा सकती है, कमिटी में दी जा सकती है, कोई सेंटर भी हो सकता है, कोई एक तरह से वर्कशॉप भी हो सकता है, या फिर एक तरह से ऑनलाइन भी हो सकता है। यानी कि सिंपल में इसका कोई प्लेस जो है वो फिक्स नहीं है कि यहीं पर आपको देना है, आप कहीं से भी ये सीख सकते हैं। अगला जो इसके की फीचर्स है वो है लर्नर सेंटर्स, यानी कि यहाँ पर जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो जो लर्नर्स होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग जो है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिक्स की जाती है और वो कितने अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं उस तरह के तरीक़ों को वहाँ पर ऐड किया जाता है। यानी कि कोई भी अगर तरीका फिक्स है तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, अगर लोग को समझ में नहीं आ रही है तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। अगला जो इसके की फीचर्स है वो है नो एज रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इसमें आपको उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती है, आपको जब लगे तब आप सीख सकते हैं। आपको जितनी नॉलेज है या फिर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वहीं से आप सीख सकते हैं, इसमें कोई भी एज की पाबंदी नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग बिजनेस लेट से शुरू करते हैं, तो वो अपना एज नहीं देखते हैं, वो कोई भी कोर्स सीखते हैं तो कोर्स में आपको एज नहीं पूछा जाता है, वो आपके अकॉर्डिंग है। अगला जो की फीचर्स दिया गया है वो है हमारा इमीडिएट एप्लीकेशन, यानी कि ये आपके स्किल के अकॉर्डिंग जो है, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप उसी टाइम जो है आप अपना जो एप्लीकेशन दे सकते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। यानी कि अगर आप स्कूल में भी है, अगर आपको कुछ सीखना है, जैसे कि अभी के समय में लोग एडिटिंग सीख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो कैसे बनाए, और साथ में वो जो है डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत सारे नॉलेज सीख रहे हैं। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस को कर लेते हैं। तो वो तो हम लोगों ने दोनों के अच्छे से एक तरह से डीपली अंडरस्टैंडिंग, पर आप दोनों के अंतर में लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट जो है स्ट्रक्चर, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, जो कि अभी मैंने समझाया।
तो आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो एक तरह से फिक्स होता है, पर इनफॉर्मल जो एजुकेशन होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये काफ़ी लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं अंतर में। अगला जो पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं वो है सर्टिफिकेट। तो फॉर्मल एजुकेशन में ऑलवेज हमें सर्टिफिकेट मिलती है कि हमने इतना एजुकेशन लिया है, इतना हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हमने 10 साल पढ़ाई की या फिर 15 साल की या फिर 20 साल की, तो उसका हमारे पास एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होता है। बट इनफॉर्मल जो एजुकेशन होती है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हम अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, तो हमारे पास सर्टिफिकेट हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला जो इसमें अंतर है वो है डिलीवरी का अंतर है। डिलीवरी मीन्स कि एक तरह से दोनों का जो एक तरह से सेटिंग हो गया या फिर जो चीज़ों को समझाने का जो एक तरह से प्लेस फिक्स नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मल एजुकेशन में एक तरह से जगह फिक्स होता है, टाइमिंग फिक्स होती है, पर ये इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कहीं भी करा सकते हैं। अब दोनों के पर्पस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसे आप लिख सकते हैं। तो ये जो है दोनों का पर्पस जो है वो आपको अच्छा बनाना ही है, यानी कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और आपको एक तरह से इम्प्रूव करना है। पर एक तरह से एम दोनों का अलग हो जाता है कि इसमें जो एक तरह से स्किल दी जाती है वो एक तरह से फिक्स वाली होती है, जो कि आपके माइंडसेट को फिक्स करने वाली होती है। पर ये जो नॉन एजुकेशन होती है वो आपको डिफरेंट टाइप के आपके वर्क में, आपके पर्सनल लाइफ में और भी बहुत सारे एरिया में आपको अच्छा बनाती है। यानी कि एक छोटा रूपा बोल सकते हैं जो कि फॉर्मल का होता है, और इनफॉर्मल का जो होता है वो काफ़ी बड़ा रूप होता है, जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलता है, आप जितना सीख सकते हो। तो वो सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये दोनों का पर्पस थोड़ा सा अलग हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर समरी में आप ऐड कर सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और क्या क्या चीज़ें थोड़ी बहुत अलग है। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर है, तो इसमें आपको करना है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल इंटरवेंशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि आजीवन सीखने के लिए वैश्विक जो हस्तक्षेप है वो पहलू है क्या। वैश्विक मीन्स कि जो एक तरह से ग्लोबल जो एक तरह से इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उसमें क्या पहलू है या फिर क्या एक तरह से हस्तक्षेप है, यानी कि रुकावटें हैं। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ मैं पहले समझा दूं कि ये जो हमारा ग्लोबल जो एक तरह से इंटरवेंशन है, यानी कि जो वैश्विक रूप से जो हस्तक्षेप है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग का प्रोसेस है, तो इसमें ये कैसे हस्तक्षेप करता है, रुकावटें लाता है या फिर ये कैसे हेल्प करता है, उस चीज़ को आपको लिखना है। अगला जो इसके की फीचर्स है वो है नो एज रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इसमें आपको उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती है, आपको जब लगे तब आप सीख सकते हैं। आपको जितनी नॉलेज है या फिर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वहीं से आप सीख सकते हैं, इसमें कोई भी एज की पाबंदी नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग बिजनेस लेट से शुरू करते हैं तो वो अपना एज नहीं देखते हैं, वो कोई भी कोर्स सीखते हैं तो कोर्स में आपको एज नहीं पूछा जाता है, वो आपके अकॉर्डिंग है। अगला जो की फीचर्स दिया गया है वो है हमारा इमीडिएट एप्लीकेशन, यानी कि ये आपके स्किल के अकॉर्डिंग जो है, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप उसी टाइम जो है आप अपना जो एप्लीकेशन दे सकते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। यानी कि अगर आप स्कूल में भी है, अगर आपको कुछ सीखना है, जैसे कि अभी के समय में लोग एडिटिंग सीख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो कैसे बनाए, और साथ में वो जो है डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत सारे नॉलेज सीख रहे हैं। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस को कर लेते हैं। तो वो तो हम लोगों ने दोनों के अच्छे से एक तरह से डीपली अंडरस्टैंडिंग, पर आप दोनों के अंतर में लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट जो है स्ट्रक्चर, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, जो कि अभी मैंने समझाया। तो आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो एक तरह से फिक्स होता है, पर इनफॉर्मल जो एजुकेशन होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये काफ़ी लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं अंतर में। अगला जो पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं वो है सर्टिफिकेट। तो फॉर्मल एजुकेशन में ऑलवेज हमें सर्टिफिकेट मिलती है कि हमने इतना एजुकेशन लिया है, इतना हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हमने 10 साल पढ़ाई की या फिर 15 साल की या फिर 20 साल की, तो उसका हमारे पास एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होता है। पर इनफॉर्मल जो एजुकेशन होती है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हम अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, तो हमारे पास सर्टिफिकेट हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला जो इसमें अंतर है वो है डिलीवरी का अंतर है। डिलीवरी मीन्स कि एक तरह से दोनों का जो एक तरह से सेटिंग हो गया या फिर जो चीज़ों को समझाने का जो एक तरह से प्लेस फिक्स नहीं होता।
जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मल एजुकेशन में एक तरह से जगह फिक्स होता है, टाइमिंग फिक्स होती है, पर ये इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कहीं भी करा सकते हैं। अब दोनों के पर्पस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसे आप लिख सकते हैं। तो ये जो है दोनों का पर्पस जो है वो आपको अच्छा बनाना ही है, यानी कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और आपको एक तरह से इम्प्रूव करना है। पर एक तरह से एम दोनों का अलग हो जाता है कि इसमें जो एक तरह से स्किल दी जाती है वो एक तरह से फिक्स वाली होती है, जो कि आपके माइंडसेट को फिक्स करने वाली होती है। पर ये जो नॉन एजुकेशन होती है वो आपको डिफरेंट टाइप के आपके वर्क में, आपके पर्सनल लाइफ में और भी बहुत सारे एरिया में आपको अच्छा बनाती है। यानी कि एक छोटा रूपा बोल सकते हैं जो कि फॉर्मल का होता है, और इनफॉर्मल का जो होता है वो काफ़ी बड़ा रूप होता है, जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलता है। आप जितना सीख सकते हो तो वो सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये दोनों का पर्पस थोड़ा सा अलग हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर समरी में आप ऐड कर सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और क्या क्या चीज़ें थोड़ी बहुत अलग है। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर है, तो इसमें आपको करना है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल इंटरवेंशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि आजीवन सीखने के लिए वैश्विक जो हस्तक्षेप है वो पहलू है क्या। वैश्विक मीन्स कि जो एक तरह से ग्लोबल, जो एक तरह से इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उसमें क्या पहलू है या फिर क्या एक तरह से हस्तक्षेप है, यानी कि रुकावटें हैं। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ मैं पहले समझा दूं कि ये जो हमारा ग्लोबल जो एक तरह से इंटरवेंशन है, यानी कि जो वैश्विक रूप से जो हस्तक्षेप है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग का प्रोसेस है, तो इसमें ये कैसे हस्तक्षेप करता है, रुकावटें लाता है, या फिर ये कैसे हेल्प करता है, उस चीज़ को आपको लिखना है। तो हम आंसर में इंट्रोडक्शन में इस पॉइंट को लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो ग्लोबल जो इंटरवेंशन है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो एक तरह से सिस्टम है ना, उसे कभी ख़त्म ही नहीं होने देती है। यानी कि इसमें वो लोग ऐसे स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं कि आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कभी भी ख़त्म ना हो। तो ये एक तरह से अच्छा भी है, तो समटाइम ये ख़राब है, क्योंकि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। और इस चीज़ के लिए ये लोगों का डेवलपमेंट करते हैं और एक ऊंचे लेवल पे करते हैं, एक तरह से वैश्विक रूप से करते हैं। अब ये कौन कौन से की पॉइंट है उसको हम समझ लेते हैं। तो पहला जो इसका हमारा की एस्पेक्ट है, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस, यानी कि नीतिगत ढांचे और शासन। तो इसमें क्या होता है ना कि सरकारें जो है, जैसे कि यूनेस्को, क्या होता है ना कि सरकारें या फिर यूनेस्को जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से संगठन होती हैं, तो ये सब जो एक तरह से संगठन होते हैं ना, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये आजीवन सीखने को बढ़ावा देते हैं और इसमें काफ़ी मजबूत ये रणनीतियों का एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। इनमें इनका महत्व जो होता है वो लोगों को हमेशा ऊंचे लेवल पे ले जाना, उनके लिए भी ऐसे माहौल को रेडी करना कि वो अच्छे से सीख सके। और इसमें कोई उम्र की पाबंदी ना हो, कोई चाहे उनकी कोई भी स्थिति हो या फिर उनका कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें स्ट्रक्चर वो ऐसे देते हैं। अगला जो इनका की एस्पेक्ट है वो है एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आपने देखा होगा कि अभी के समय में हमें डिफरेंट टाइप के एक तरह से प्रोग्राम मिलते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि हम तो यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूलों में लेते हैं, पर ऐसे भी अभी के टाइम में जो एजुकेशन को लेकर सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, जो कि एक तरह से 1 घंटा 2 घंटा या फिर 20 घंटा ऐसे करके अपने नॉलेज को वो लोगों तक शेयर कराते हैं। इसमें एक तरह से बिजनेस के प्रोग्राम होते हैं, कुछ एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाएं, इस तरह के ये जो है एक तरह से नॉलेज जो है प्रोवाइड करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये डिफरेंट जगहों पर होते हैं। समटाइम ये ऑनलाइन जो कोर्सेस है वो प्रोवाइड करते हैं और एक तरह से आपका जो वर्किंग जो एक फील्ड है उसमें काफ़ी अच्छा आपको बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। अगला जो की एस्पेक्ट है वो है 3 नंबर, जो कि है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, यानी कि हम टेक्निकल रूप से भी एजुकेशन अभी सीख रहे हैं, जो कि डिफरेंट तरीक़ों से अभी हम सीख रहे हैं।
और इसमें मोस्टली जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो है टेक्नोलॉजी, यानी कि हम लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग सीख रहे हैं वो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं। ई लर्निंग के बहुत सारे टूल्स हैं जिस पे हम सीख रहे हैं, और साथ में हम ऑनलाइन रिसोर्सेज भी सीख रहे हैं जिसमें एजुकेशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, काफ़ी अच्छा है, और हमें डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, जैसे MOOCs, जिसका फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि एजुकेशनल बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम अभी सीख रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अभी हमें मान लीजिए इंग्लिश सीखनी है या कोई भी लैंग्वेज सीखनी है या किसी भी तरह का हमें एक तरह से लर्निंग सीखनी है, तो अभी आपको प्ले स्टोर पे या डिफरेंट जगह पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो कि आपको इजीली सिखा देंगे। तो ये सब जो डिजिटली फॉर्म में हमें जो सुविधाएं दी जा रही है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एनी टाइम में एनीवेयर में हम सीख सकते हैं। इसके लिए हमें एक तरह से स्पेसिफिक कोई प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सुविधाएं हमें प्रोवाइड की जा रही है, जिसके चलते हमें सीखने का जो एक तरह से प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। अगला जो पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि है 4 नंबर, तो ये जो है वर्क प्लेस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर हमारा जो लर्निंग है वो हमेशा बढ़ता रहता है। हम हमेशा नई चीज़ें सीखते हैं और उससे हम अपने काम में इंक्रीज़ करते हैं। और इसके लिए हमें अभी जो मैंने ऊपर आपको बताया कि हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, साथ में हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। अगला जो 5 नंबर पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं वो है कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि कुछ ऐसे भी हमारी संस्थाएं होती हैं जहाँ पर आप कैसे सोशलाइज अपने आप को इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं और आप खुद को उस माहौल में ले जाते हैं जहाँ पर उस टाइप के लोग रहते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती करनी या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिशियन से आपको इंटरेक्ट करना है, तो वहाँ पर आपको उस कम्युनिटी में जाना पड़ेगा, खुद को उस माहौल में ढालना पड़ेगा, तब जाके आप उनके बिहेवियर से सीख पाओगे, वो कैसे काम करते हैं, उनका लैंग्वेज क्या है। ये सब चीज़ें आप जो है एक तरह से कम्युनिटी में कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसी कम्युनिटी जो है प्रोग्राम प्रोवाइड करती है जहाँ से आप ये सीख सकते हैं और आप ये पर्सनली खुद को डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली सामाजिक रूप से। बिकॉज हम खुद का डेवलपमेंट करते हैं बट हम सामाजिक रूप से वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं, तो ये चीज़ें भी हमारे लिए रुकावट बन जाती है। तो अभी के समय में लोग जो है एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं कि वो लोगों के बीच में, कि वो बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ बात कर सके। तो ये सब चीज़ें अभी सिखाई जा रही है जो कि हम सीख सकते हैं। अगला जो 6 नंबर पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो ग्लोबल पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, यानी कि एक तरह से हम वैश्विक रूप से भी जो है लोगों से पार्टनरशिप करते हैं और एक अच्छा इंटरेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप है, जो कि अपने एरिया में काफ़ी फेमस है या फिर बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं, और एक तरह से पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि वो ग्लोबली जो है वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और कम्युनिटी में जाते हैं। अगला जो पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि 7 नंबर है, जो कि है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंसेंटिव, यानी कि अभी के टाइम में जो है आपको एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के सरकार या हर राज्य का अलग अपना फैसिलिटी, कुछ नियम होते हैं जो कि बच्चों के लिए, स्पेशली जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए फैसिलिटी वो देते हैं, जिसके चलते कुछ मनी का वो सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते हम एजुकेशन लेते हैं। जैसे कि हमें स्कॉलरशिप दी जाती है, डिफरेंट टाइप के हमें अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। वो हर स्टेट के, हर कंट्री के अपने कुछ अलग अलग होते हैं, पर हर जगह ये प्रोवाइड की जाती है, वो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पर भी दी जाती है। जो बच्चे अच्छा करते हैं और अपने एजुकेशन को वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तरह से फैसिलिटी दी जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कोलकाता की हूँ, यानी कि वेस्ट बंगाल में भी जो यहाँ की जो सरकार है वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी एक तरह से यहाँ पर कन्याश्री फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एक तरह से जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने एजुकेशन के लिए उनको पैसे मिलते हैं। तो इस तरह के हर राज्य के अपनी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि वो प्रोवाइड करते हैं लर्नर्स के लिए। 8 नंबर पॉइंट है वो है हमारा रिसर्च एंड इनोवेशन, यानी कि अभी भी जो लाइफ लॉन्ग जो एक तरह से लर्निंग है, चाहे वो फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो या कोई भी टाइप की लर्निंग हो,
तो यहाँ भी जो है एक तरह से नई चीज़ों को खोजा जा रहा है, नए इन्वेंशन, नए आविष्कार किए जा रहे हैं कि किस तरह से हम इसको और ईज़ी बना दें और नई चीज़ों को लाकर जो हमारा लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छा बना दे कि बच्चे या फिर जो भी लर्नर्स हैं वो अच्छे से सीख सके और बहुत ही ईजी वे में सीख सके। तो ये सब चीज़ें जो है वो अभी बहुत ज़्यादा ऐड की जा रही है। तो ये सब चीज़ें भी अभी सर्चिंग में चल रही है कि आप इस पॉइंट को पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा ऊपर उसको आप समरीज यानी कि उसको छोटा रूप में लिख सकते हैं। तो ये सब पॉइंट जो कि मैंने अभी आपको समझाया वही सब दिया गया है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 4 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि व्हाट इज लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आर द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का संदर्भ क्या है और सीखने का व्यापक यानी कि काफ़ी बड़ा जो संदर्भ है वो क्या है, उसको आपको करना है। तो अब ये दोनों लर्निंग क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यह तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए ऊपर मैंने आपको समझाया कि लर्निंग के भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तरीके होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जैसे लर्निंग जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के, देखिए कोई भी लर्निंग होती है ना वो एक तरह से डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट खोजती है। आपका सर्कमस्टेंस क्या है, आपका कंडीशन क्या है, आप कहाँ पर सीख रहे हैं और डिफरेंट वैरायटी फैक्टर से हम चीज़ों को सीखते हैं। एजुकेशन के लिए समटाइम हमें एक तरह से फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत पड़ती है यानी कि उपस्थिति का, साथ में हम सोशल डायनेमिक्स मिलते हैं, कल्चर बैकग्राउंड होता है, टेक्निकल टूल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमारे एजुकेशन को इफ़ेक्टिव यानी कि सिंपल मैं आपको समझा दूं, यानी कि मैं अगर सिंपल वे में समझाऊं तो एक तरह से जो लर्निंग कॉन्टेक्स्ट है ये छोटा रूप है, ये जो हमारा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है ये एक लंबा रूप है एजुकेशन का। तो यहाँ पर इसके कुछ सेवरल कैटेगरी दिए गए हैं इन दोनों के। तो इसमें आप फर्स्ट में लिख सकते हैं इसके वैरायटी में जो कि है फॉर्मल एजुकेशन। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि ये जो होता है इसका टाइम पीरियड होता है, स्कूल होता है, प्लेस फिक्स होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें आपको अभी मैंने समझाया इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, इसकी कैटेगरी में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगला जो हमारा जो तरीका है वो है इनफॉर्मल लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये जो लर्निंग होती है इसके लिए ना एज की लिमिटेशन होती है, ना एक तरह से आपको किसी प्लेस पे जाके एजुकेशन लेना पड़ता है और ना एक तरह से आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप ले सकते हैं। आप स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं और आप डिफरेंट प्लेस से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपके हॉबीज़ आ सकते हैं, सोशल इंटरेक्शंस आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, यानी कि ये बड़ा रूप होता है। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा समझा दूँ जो कि है हमारा नॉन फॉर्मल लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्या होता है थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से आपको समझा दूँ। ये जो लर्निंग का प्रोसेस होता है इसमें दोनों मिक्स होती है, यानी कि ऊपर हम लोगों ने जाना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो दोनों का मिक्सअप होता है और एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसका भी एक तरह से समटाइम इसका वर्क प्लेस होता है या फिर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। कभी काल ये इंस्टीट्यूशन में भी होता है तो कभी काल ये एक तरह से फिक्स नहीं होता है, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी होता है, जैसे आप समझ सकते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया है जो कि 4 नंबर है, तो 4 नंबर में आपको करना है कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, यानी कि सांस्कृतिक हमारे जो एक तरह से एजुकेशन होती है। तो समटाइम आप एजुकेशन लेते हैं ना तो हमारी संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और साथ में उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर आपके जो भी है फॉर्म्स, वहाँ पर आपके वेद या फिर पुराणों के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग का जो प्रोसेस है वो दिया जाता है। उसमें जो तरीका होता है, जो सिस्टम होते हैं वो इस तरह से दी जाती है, यानी कि कल्चर रूप से आपके एजुकेशन को एक तरह से एक फॉर्मेट में दिया जाता है। अगला जो हमारा 5 नंबर जो दिया गया है वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एजुकेशन जो है अभी के टाइम में आप देखेंगे तो ये टेक्नोलॉजी फॉर्म में हो गई है। हम डिफरेंट टाइप के डिजिटल टूल्स यूज़ करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और हमारा जो माहौल बन जाता है ना वो बहुत अलग, और अपने इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं, उनके इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं और एक अलग ही नज़रिया या फिर चीज़ों को सीखने का जो फॉर्मेट है वो डिजिटल रूप में हो जाता है, जो कि अभी के टाइम में बहुत ही फेमस है। अब हम आगे आते हैं जो कि हमारा 6 नंबर दिया गया है, तो वो है सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हम समटाइम चीज़ें जो है वो एक तरह से सामाजिक रूप से भी सीखते हैं। हमारी जो सामाजिक एक्टिविटीज़ होती है यानी कि जो क्रियाएं होती है
उसके थ्रू भी हम सीखते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, काम पे जाते हैं तो हम नोटिस करते हैं, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और साथ में हम अपनी थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसको भी हम डेवलप करते हैं। हम अपने एक तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लोगों से कैसे बात करना है, किस तरीके से बात करना, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो ये सब जो हम लोगों ने बात किया ना, ये हम एक तरह से लार्ज जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो सब चीज़ें इसमें मैंने आपको बताया कि एजुकेशन जो है वो ओनली किताबों तक लिमिटेड नहीं है। हम डिफरेंट एरिया में एजुकेशन को सीखते हैं और ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जो कि डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीक़ों से अभी दिया जा रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 5 नंबर है। व्हाट आर द की एलिमेंट्स एंड आउटकम्स ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यानी कि इसमें आपको लिखना है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के प्रमुख तत्व और इसका परिणाम क्या है। ठीक है, इसको आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे कि ये जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है ये एक्चुअली है क्या, इसको हम अच्छे से इसमें जानेंगे, इसके तत्व। अब हम इसको आंसर के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट हम ये जान लें कि ये हमारा जो NSQF है क्या। तो देखिए ये इसका फुल फॉर्म होता है जो कि अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो होता है ये फुल फॉर्म है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है उसको हम जानते हैं, फिर इसके हम तत्व के बारे में नीचे देखेंगे। तो देखिए ये जो हमारा NSQF जो है एक ऐसी योग्यता आधारित ये रूपरेखा है जिसमें हम नॉलेज, स्किल और योग्यता के सतह की एक श्रृंखला को रेडी करते हैं। ये सारी चीज़ों को सही से एक तरह से मैनेज और डिज़ाइन किया जाता है और ये जो है इसके प्रमुख तत्व या परिणाम जो है शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों को यानी कि बिजनेस में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में उनके क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और सुधार करती है। यानी कि अगर मैं आपको और सिंपल में समझाऊं तो ये जो है एक ऐसी संस्था है जो कि ऐसे लोगों को सेलेक्ट करती है जो कि एक तरह से ज्ञान उनके पास हो, उनके पास स्किल हो और साथ में उनके पास योग्यता हो। यानी कि एक तरह से आपके पास डिग्री हो या ना हो पर आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाता है इसमें। तो इसमें ऐसे करके इसका ढांचा जो है, इसका जो डिज़ाइन है वो रेडी किया गया है। अब हम आगे आते हैं जो कि है इसके की एलिमेंट्स क्या है। तो इसके की पॉइंट्स में फर्स्ट आप ऐड कर सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे है लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसको मैं अगर आपको सिंपल समझाऊं तो आप गेम खेलते हैं, डिफरेंट टाइप के हम गेम खेलते हैं तो वहाँ पर लेवल वाइज यानी कि स्टेप वाइज स्टेप हम करके आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर लेवल 1 से लेकर एक तरह से 10 लेवल तक इसमें जो है चीज़ों को आपका टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि आपके अंदर कितना स्किल है, कितना नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाता है। अगला जो इसका की पॉइंट है वो है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कि आपकी योग्यता को देखकर जो है आपको एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि आप किस लेवल के हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो वर्क है या फिर आपका जो स्किल है वो देखा जाता है और फिर वहाँ पर जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कि मान लीजिए आप एकदम बिगनर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसे आप सोच सकते हैं। अगला जो दिया गया है 3 नंबर जो इसके की पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेयर लर्निंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RPL। अब ये है कि ये जो है RPL इसमें NS जो है इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की शिक्षा बेशक आपको नहीं मिली है पर आपके पास बहुत ज्ञान है। तो इसमें एक तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिससे आपको ये एक तरह से प्रूफ किया जा सके कि आपके नॉलेज को देखा जा सके और उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट मिल सके और इससे आप जो है अपने काम को अच्छे से कर सके। तो इसके लिए ये जो संस्थाएं है वो देती है। अगला जो इसका की पॉइंट है वो है 4 नंबर जो कि है अलाइनमेंट विद इंडस्ट्री नीड्स, कि जो भी एक तरह से व्यवसाय है तो वहाँ पर जो है आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है काम मिल सके। अब बिजनेस में एम्प्लॉय हो गए, उनके पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं, उसके लिए भी ये लोग स्ट्रक्चर रेडी करते हैं और प्रोवाइड करते हैं।
अगला जो दिया गया है कि है क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि गुणवत्ता आचरण। ये जो होती है ना, तो इसमें एनएसको का जो काम है वो एक तरह से शिक्षा और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपका जो गुण है उसको पहचाना जाए और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डिफरेंट टाइप की संस्थाओं में भेजा जाए और आप उसका पालन करें और आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। अगला जो दिया गया है 6 नंबर है, तो इसमें आपको करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि अगर हम लोग इसको हिंदी में बोले तो शिक्षा और प्रशिक्षण का एकीकरण। यानी कि सम टाइम क्या होती है ना, फैक्ट्रीज में एक तरह से शिक्षा और प्रशिक्षण को एक तरह से वहाँ पर चीज़ों को इंटरेक्ट करके समझाया जाता है और शिक्षा के साथ और भी चीज़ें जो है आपको सुविधा प्रदान करना और एक तरह से उन लोगों को हेल्प करना जो कि एक तरह से सक्षम नहीं है, तो उनके लिए ये जो है अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब हम आगे आते हैं और की पॉइंट तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानते हैं NSQF जो है इसका आउटकम्स क्या है। तो फर्स्ट इसका आउटकम्स अगर आप देखेंगे तो है इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयबिलिटी, इससे जिनके पास काम नहीं है उनको काम देना। तो इसमें इसका जो मकसद आप बोल सकते हैं, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देना और उनको एक ऐसे इंडस्ट्री में भेजना जहाँ पर वो काम कर सके और खुद के जीवन को चला सके। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेरोजगार लोगों को काम देना, उनको मार्केट में जॉब देना, इस तरह का इनका जो है से एम है या फिर आउटकम्स है। अगला जो आउटकम इसके दिए गए हैं यानी कि योग्यताओं का मानीकरण। तो इसमें ऐसे विभिन्न ढांचों को तैयार किया जाता करे और एक तरह से राष्ट्रीय व्यापार जो स्किल है या फिर ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाए। अगला जो पॉइंट है 3 नंबर, जो कि है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि आजीवन चलने वाली जो शिक्षा होती है। तो इसमें ये लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आपकी जो लर्निंग है ना, चाहे आप जिस भी फील्ड में है वो स्टॉप नहीं करनी है, आपको हमेशा कंटिन्यूसली नई चीज़ों को सीखना है और खुद को इम्प्रूव करना है। अगला जो पॉइंट है 4 नंबर, जो कि हर इंसान को अडॉप्ट करनी चाहिए, जो कि है मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपको गतिशील होना है और साथ में लचीला होना है। देखिए, जब भी हम जो है खुद को एक तरह से एक प्लेस पे हम स्थिर कर देते हैं तो फिर हम वहीं पर रुक जाते हैं, पर हम जैसे चलते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, तो हम खुद को और इम्प्रूव करते हैं और एक तरह से खुद को जीवित पाते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका शरीर है और उसको एक जगह हम लोग खड़ा कर दें, तो क्या वो शरीर जो है आपका ज़िंदा कहलाएगा? नहीं। यानी कि आप जो है चलते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, अपने कामों को करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर जीवन है। अदरवाइज़ अगर हम रुक जाए तो फिर हमारा जीवन किसी काम का नहीं है, ये बॉडी भी कोई काम का नहीं है अगर आप इसका सही से इस्तेमाल ना करें। तो सेम चीज़ें नॉलेज में भी होती है कि खुद को लचीला बनाना है, कि हमारे पास जो भी माहौल हो हम उसमें ढल जाए और नई चीज़ों को सीखें और लाइफ में आगे बढ़े। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस टाइप के हैं। लाइक आप फ्लेक्सिबल है कि आप हर माहौल में ढल जाते हैं या फिर आपको ढलने में काफ़ी समय लगता है। अगला जो 5 नंबर पॉइंट है, जो कि है एनहेंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो संस्था है ना, तो इनका लक्ष्य है या फिर पर्पस है, ये जो है अपने एजुकेशन में वो क्वालिटी को इम्प्रूव करे और भी नई चीज़ों को खोजे, ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट करे, कि जो लोग भी शिक्षा ले रहे हैं उनको और अच्छे से इजी वे में मिल सके। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ी सी समरी दी गई है, इसे भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि 6 नंबर है। इसमें आपको करना है कि व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एकेडमिक डिसिप्लिन, डिस्कस द स्टेटस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। यानी कि इसमें आपको लिखना है कि किसी एकेडमी का जो अनुशासन होता है उसकी विशिष्ट विशेषता क्या होती है, यानी कि उसके फीचर्स क्या होते हैं। और साथ में आपको लिखना है कि कोई भी एकेडमी है तो उसके अनुशासन के रूप में हम आजीवन यानी कि पूरी लाइफ क्या सीखते हैं, उस पर आपको डिस्कशन करना है। तो ये बेसिकली आपको किसी एकेडमिक में क्या जो डिसिप्लिन होता है और लाइफ लर्निंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। को भी हम लोग आंसर के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले आपको फीचर्स लिखने हैं। तो इसमें पहला जो इसका फीचर्स, बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जितने भी एकेडमिक होते हैं वहाँ पर ज्ञान और सिद्धांत और बहुत सारे तत्वों को विशिष्ट ज्ञान के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं।
अगला जो इसकी विशेषता दी गई है वो है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। हिंदी में अगर हम लोग बोले शोध पद्धतियाँ, कोई भी एकेडमिक है तो वहाँ पर जो है वो अपनी विधियों को, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करते हैं और नए तरीकों का हमेशा वो आविष्कार करते हैं, क्वेश्चन को जांच करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को और लर्निंग में कैसे चीज़ों को अच्छा बनाया जाए उस पर ये ध्यान देते हैं। अगला जो 3 नंबर पॉइंट दिया गया है जो कि है एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड करिकुलम, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन या एकेडमिक होते हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम या कोर्स को प्रोवाइड किया जाता है और उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट या फिर वो इजी वे में सीख सके और स्किल को डेवलप कर सके एंड नॉलेज को ले सके। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला जो 4 नंबर पॉइंट है जो कि है कम्युनिटीज़ ऑफ स्कॉलर्स, यानी कि विद्वानों का एक समूह भी रेडी किया जाता है जो कि डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और साथ में ऐसे तरीके और ऐसे थॉट्स वो जो एक तरह से कैंडिडेट होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। टीचिंग का जो एक तरह से मेथड है वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं बिकॉज़ वो जो होते हैं हाई लेवल के एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे नॉलेज वाले होते हैं और वो अच्छे से समझा पाते हैं। तो इस तरह से ये एक कम्युनिटी भी बिल्ड करते हैं जो एकेडमिक होते हैं और उसके बाद ये अलग अलग एरिया में लोगों को सिखाने का काम करते हैं। अगला जो पॉइंट है 5 नंबर, तो इसमें आपको करना है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड जर्नल्स की व्यवसायी संघ और पत्रिकाएं। तो आपने ऑलवेज नोटिस किया होगा कि जो भी एकेडमी होती है ना उसका खुद का एक तरह से न्यूज़पेपर होता है या फिर खुद की वेबसाइट होती है और वो काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो अपने नॉलेज को, अपने कोर्स को या फिर अपना जो सिखाते हैं उससे बहुत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो एक तरह से पत्रिकाओं का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जैसे यूट्यूब पे ही हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो हमें एडवर्टाइज मिलते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है या एकेडमी है जो कि अपने एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग इसका भी सहारा लेते हैं और डिफरेंट टाइप के सोर्स को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक मंच तैयार करते हैं। इसमें इनका खुद का वेबसाइट होता है, अपने एड्स या रेडी करते हैं। अगला जो दिया गया है 6 नंबर, तो इसमें हर एकेडमी के अपने नॉर्म्स होते हैं और स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि अपने कुछ नियम कानून होते हैं जो कि वो फॉलो करते हैं और वो अपने एकेडमी में भी जो लोग आते हैं उनको वो फॉलो करने के लिए बोलते हैं। अब हम आगे आते हैं जो कि है एकेडमी के एक तरह से स्टेटस क्या होते हैं। कोई भी एकेडमी है तो उसके स्टेटस क्या क्या होते हैं। जैसे पहला दिया हुआ लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैज़ इंक्रीजिंगली, कि आजीवन शिक्षा ने एक एकेडमी में जो अनुशासन है उसमें कैसे मान्यता प्राप्त की। तो ये अगर हम लोग बात करें तो इसकी विशेषता जो है वो औपचारिक शिक्षा पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जीवन भर सीखना जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये इस पे मेन फोकस करते हैं, लोगों को ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें सिखाते हैं, यानी कि सिंपल ये औपचारिक शिक्षा पर ये फोकस करते हैं जो कि आजीवन चल। अगला जो इनका स्टेटस होता है वो होता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। तो देखिए यहाँ पर जो ये लोग तरीकों का यूज़ करते हैं स्पेशली एजुकेशन के लिए, वो एक तरह से साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी या फिर डिफरेंट टाइप के जो अदर्स एजुकेशन होते वहाँ से या डिफरेंट टाइप के थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज को इकट्ठा करते हैं और फिर वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका जो है तरह से सेल्फ डेवलपमेंट हो, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो या फिर अदर कोई भी फील्ड में हो, आपको ये नॉलेज देते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है रिसर्च फोकस। रिसर्च कैसे किया जाए, नई चीज़ों को कैसे जाना जाए, उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अगला जो दिया गया है वो इनका जो स्टेटस है वो है एजुकेशनल प्रोग्राम। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं या फिर एकेडमिक जो होती है वो अपने डिफरेंट टाइप के डिग्री और प्रोग्राम को प्रोवाइड करते हैं जो कि एजुकेशनल से रिलेटेड होते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट भी आए और अच्छे से समझ सके। अगला जो 4 नंबर पॉइंट है जो कि ऊपर मैंने आपको समझाया, आप स्टेटस में भी जोड़ सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड जर्नल्स। जो अभी मैंने समझाया कि इनमें पत्रिकाओं की भी बहुत भूमिका होती है, डिफरेंट टाइप की पत्रिकाओं का ये सहारा लेते हैं
और ये इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने का ट्राई करते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक अपने नॉलेज को या फिर अपना जो एक तरह से प्रोग्राम है या फिर उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको पहुंचाया जा सके। तो इसलिए ये डिफरेंट टाइप के सोर्सेज का यूज़ करते हैं। नीचे भी वही है जो कि मैंने ऊपर आपको समझाया, तो वही चीज़ें हैं, आप इसको कर लेना। इसको मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, जो कि 6 नंबर है, जो कि ये पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। एकेडमी जो होते हैं ना, उनकी पॉलिसी और प्रैक्टिस जो होती है वो डिफरेंट होती है। वो एक तरह से डिफरेंट टाइप के अपॉर्चुनिटी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे लर्नर्स जो है वो एक तरह से आजीवन सीखने पे फोकस करे और वो जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उसमें हमेशा सीखते रहे। उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के सोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। अब हम आगे आते हैं और नीचे में हम थोड़ा सा इसकी समरी को देख लेते हैं। तो वो जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया सेम वही चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पर दी गई है, उसको आप लिख सकते हैं। एक्चुअली ये जो है बहुत ही ईजी है, बिकॉज इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है बहुत हद तक मिलता जुलता है। तो आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि 7 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि एक्सप्लेन द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द थर्ड एज, जिसको हम लोग शॉर्ट में U3A बोलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको करना है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ थर्ड एज है इसका महत्व और इसकी आवश्यकता क्या है, इसके नीड्स क्या है। अब हम आते हैं आंसर पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको लिखना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक्चुअली है क्या, इसका काम क्या है और ये किस टाइप की यूनिवर्सिटी है, इस सबको आपको करना है। ये जो यूनिवर्सिटी है इसका लक्ष्य आप बोलिए या फिर इसका जो काम है, तो ये इंटरनेशनल एक तरह से मूवमेंट है। स्पेशली इसका जो पर्पस था ना, उन लोगों को जो बूढ़े लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जो एक तरह से रिटायर हो गए हैं और रियली में अपनी लाइफ में टू मच बोरिंग फील कर रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी देता है और उनको एक तरह से नई चीज़ों को सिखाता है। ये कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा प्रोवाइड नहीं करता है, ये लोगों को यह सिखाता है कि कैसे आप जो है हमेशा सीखते रहे, लाइफ में आगे बढ़े। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आपको जो भी शौक़ है, आपके जो भी स्किल है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। और सोशल कैसे आप एक तरह से लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक समुदाय को आप सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज हमारे देश में मोस्टली लोगों का मानना ये होता है कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं ना, वो एक तरह से रिटायर हो जाए और वो कोई काम ना करे, एकदम रिलैक्स हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान जो है हर पल कुछ ना कुछ सीखे और लाइफ में आगे बढ़े, वो खुद को एक तरह से बोरिंग फील ना करे। अब मान लीजिए कि आपको कोई काम ना दिया जाए, कुछ भी आपके पास ना हो और आप दिन भर बैठे रहे, तो आप कैसा फील करेंगे। तो सेम जो हमारे स्पेशली कल्चर में होता है कि बूढ़े लोगों को कहा जाता है, जैसे दादा दादी हो गए, तो उनको कहा था कि आप कुछ मत करिए, बस आपका एक टाइम ख़त्म है और आप बस आराम से खाइए पीजिए, तो वो बोर ना फील करे और वो हमेशा सीखते रहे। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये अपॉर्चुनिटी देती है। तो आई होप आप समझ गए। अब हम आते हैं आगे, जो कि इसके नीड्स है। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ थर्ड एज जो है, इसके नीड्स क्या है उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं वो एड्रेसिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यानी कि इसमें अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये पूरी लाइफ एक तरह से जो लोग बहुत दिन जीते हैं, यानी कि जो लोग बहुत दिन जीते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी देता है कि वो किस तरह से खुद को हमेशा ग्रो करे और एक तरह से नई चीज़ों को सीखे। तो ये जो है एक तरह से चीज़ों को प्रोवाइड करता है और ये लोगों को एड्रेस करता है, यानी कि लोगों को खोजता है, तो इस संस्था में लाने की कोशिश करता है। जो लोग एक तरह से जिनके पास काम नहीं है, रिटायर हो गए हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो जीवन में क्या करे और वो पूरी तरह से सीखना बंद कर दिए हैं। अगला जो इसका पॉइंट है वो है हमारा कॉम्बैटिंग सोशल आइसोलेशन, यानी कि एक तरह से लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना। यानी कि मान लीजिए जो लोग रिटायर हो गए हैं और उनके पास कोई काम नहीं है और वो बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये जो संस्था है, ये जो यूनिवर्सिटी है, वो लोगों को नई चीज़ें सिखा के किस तरह से वो सोशल खुद को इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक नेटवर्क बना सकते हैं और ख़ुद का जो अकेलापन है उसे वो दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को वो जी सकते हैं एक अच्छे वे में। यानी कि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं तो क्या है, वो भी अपनी लाइफ को जी सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। अगला जो इसका पॉइंट दिया गया है वो है प्रोमोटिंग मेंटल हेल्थ,
यानी कि ये जो संस्था है वो एजुकेशन के साथ मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करती है। यानी कि आपने सुना होगा कि हम जितना खुद को काम कराते हैं, स्पेशली अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, वो उतना ही एक्टिव और शार्प रहती है, यानी कि तेज रहती है। पर जैसे हम इसको स्टॉप कर देते हैं, ये पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, नए आइडिया हमें नहीं आते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो है मेंटल हेल्थ पे फोकस करती है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहे, जिससे उनका दिमाग चलता रहे और उनके दिमाग में भी आइडियाज़ आए और वो एक तरह से नई चीज़ें सीख सके। तो ये भी एक तरह से प्रमोट करती है। अगला जो 4 नंबर पॉइंट है जो कि आप ऐड कर सकते हैं, एम्पावरिंग ओल्डर अडल्ट्स, यानी कि जो वृद्ध लोग हैं तो उनकी क्या क्षमता है और वो समाज में अभी भी कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, इस चीज़ को उन्हें दिखाती है, सिखाती है और साथ में ऐसे उनको ट्रेनिंग देती है कि वो भी समाज के लिए अभी भी कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्हें समझाने का ये काम करती है। अगला जो पॉइंट है आप ऐड कर सकते हैं जो कि है फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला। तो ये जो अडल्ट होते हैं ना, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको एक तरह से शिक्षा जो है डिफरेंट टाइप की वो सिखाते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ जब सीखते हैं रुक जाती है, और हम डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते हैं तो हमारे दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं और हमें नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस चीज़ पे ये लोग फोकस करते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं वो डिफरेंट टाइप की लर्निंग और एक तरह से जनरेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख सके। अब हम आगे आते हैं और ये जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ द थर्ड एज है, इसके महत्व क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट आप ऐड कर सकते हैं जो कि है कम्युनिटी बिल्डिंग। पर बात किया कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये बूढ़े लोगों को एक अच्छा कम्युनिटी बनाने में हेल्प करती है। ये लोगों से नेटवर्क और एक तरह से डिफरेंट टाइप के सोर्स प्रोवाइड करती है, जिससे वो लोगों से इंटरेक्ट कर सके। अगला जो इसका महत्व है जो कि है हमारा कल्चरल एंड नॉलेज एक्सचेंज, यानी कि इस संस्था में हम देखते हैं कि ये जो है जो कि बूढ़े लोग हैं तो ये डिफरेंट टाइप के कल्चर वाले लोगों से मिलते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं और अपने आइडिया और उनके आइडिया को वो लेते हैं और कुछ नई चीज़ें वो सोचते हैं और एक तरह से खुद को डेवलप करते हैं। अब मान लीजिए आप डिफरेंट टाइप के लोगों से जब बात करेंगे तो आप उनके कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे और आप अपने कल्चर को उनको देंगे। तो इस तरह से करके जो है ये भी संस्था काम करती है। अगला जो 3 नंबर पॉइंट है इसके महत्व में आप ऐड कर सकते हैं वॉलंटरी एंड पीयर लीड अप्रोच। तो इस संस्था में ऐसी भी चीज़ें होती है जैसे कि आप सीख रहे हैं तो आप दूसरे को सिखा भी सकते हैं और उससे भी सीख सकते हैं। अब सीखते हुए भी अपने से नीचे वाले लोगों को आप सिखा सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपको ये नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा आता है और उनको बहुत कम आता है। ये जो है एक बैलेंस अच्छा ये लोग बनाते हैं। अगला जो 4 नंबर पॉइंट है वो है एक्टिव एजिंग। तो एक्टिव एजिंग का मतलब है यहाँ पर कि ये जो है उन लोगों को सपोर्ट तो करते हैं और कैसे हम अपने हेल्थ का केयर कर सकते हैं और मेंटली हम स्ट्रांग रह सकते हैं। अपने एज का जो गिरावट है उसको हम कम कर सकते हैं और एक फ्रेश लाइफ जी सकते हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से गोल सेट करते हैं और लोगों को इसकी वैल्यू बताते हैं कि आपको जो है इस उम्र में भी अपने जीवन को पूरी खुशी के साथ जीनी चाहिए। जो पॉइंट है 5 नंबर, तो इसमें आपको करना है कि इन रीचिंग रिटायरमेंट, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अपना जो उनका इंटरेस्ट है उसको फिर से जागरूक करने की कोशिश करती है और उनको इंक्रीज़ करती है कि आप जो है अपनी ग्रोथ को बढ़ाइए। समझ सकते हैं और नीचे में इसकी समरी दी गई है, आप इसको लिख सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और गाइस आगे आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा कि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं आपके लिए, और सिर्फ इग्नू से ही नहीं और भी डिफरेंट टाइप के मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।